दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में कि पार्किंसन डिजीज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे इसका नाम पार्किंसन क्यों पड़ा। दोस्तों, लंदन के एक डॉक्टर जिनका नाम था पार्किंसन, जेम्स पार्किंसन, उसने इस बीमारी के बारे में डीप अध्ययन किए और पब्लिक के सामने इसको डिस्कवर किए, इसके बारे में जाने और सबको समझा, मतलब पब्लिकली इसको वहीं लाए हैं। उनके नाम की वजह से इसका नाम उनके रिस्पेक्ट में पार्किंसन डिजीज रखा गया। दोस्तों, अब हम जानेंगे पार्किंसन डिजीज क्या है। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज जनरली ओल्ड एज में देखा जाता है। अक्सर मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है, लेकिन मेल में ज्यादा देखने को मिलता है और ओल्ड के केस में ज्यादा देखने को मिलता है। यह एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर और यह प्रोग्रेसिव डिजॉर्डर है, स्लो बढ़ने वाला बीमारी है। और क्यों होता है? दोस्तों, हमारे ब्रेन में का एक पार्ट होता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामाइन का सिक्रेशन होता है। जब डोपामाइन का जो सेल्स होता है, किसी भी कारणवश से अगर डोपामाइन का जो प्रोडक्शन है कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे बॉडी का है मसल्स जो है, क्योंकि इसका काम है मसल को मूवमेंट करना, तो मसल का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हाथ में ट्रेमलिंग हो गया, यानी हाथ कांपने लगेगा, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं आएगा। इसी को हम लोग पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पार्किंसन जो डिजीज है इसका क्या कारण हो सकता है। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज का अभी तक एग्जैक्ट कारण कुछ नहीं पता चल पाया है, लेकिन कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस अपने कुछ डॉक्टर हैं उनके अनुसार या कुछ मेडिकल फैकल्टी के अनुसार बताया जाता है कि अगर जेनेटिक फैक्टर देखे, जैसे अगर आपके फैमिली में किसी को हो गया है तो हो सकता है आपको या आपके घर में किसी को हो जाए, तो जेनेटिक फैक्टर ही मायने रखता है। अगर आप कोई बीमारी की वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन ऐसा है उसको कंटिन्यू अगर ले रहे हैं, उसके वजह से भी हो सकता है। या अगर आपको ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर की वजह से मिड ब्रेन में या सब्सटेंशिया नाइग्रा जहां है वहां पे ट्यूमर हो गया, यहाँ वो कोई सप्रेशन हो गया है, तो जिसकी वजह से जो आपका डोपामाइन का सिक्रेशन है कम हो गया, उसके वजह से भी हो सकता है। या अगर आपको ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गया, वो भी एक वजह बन सकता है। या अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, उसके वजह से भी हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग बिजी रहे हैं अचानक रिटायर, देखा जाता है कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या अपने लाइफ में बिजी है और अचानक एक ऐसा समय आता है अकेला हो जाते हैं, रिटायरमेंट भी हो जाते हैं और फैमिली भी उनका अलग हो जाए, मतलब फैमिली जैसे बहू बेटा जो भी है, बच्चे की शादी ब्याह करने के बाद बच्चे सब अपने अपने जगह पर सेटल हो जाते हैं, वो भी एक वजह बन जाता है, क्योंकि वहां पे अकेले हो जाते हैं। अकेले जब हो जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन आने लगता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि अगर कोई टॉक्सिन या इन्वायरमेंटल फैक्टर देखा जाए, तो कोई मेटेलिक या कोई टॉक्सिन बॉडी में बहुत ज्यादा बनने लग गया है किसी भी बीमारी की वजह से, जैसे किडनी के या लीवर की बीमारी की वजह से, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर उनको ब्रेन की कोई अदर डिजीज है या हार्ट की बीमारी है, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, बीपी हमेशा बढ़ा रहा है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। इसके अलावा इसका बहुत सारा कारण हो सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। इसमें कुछ जांच की भी जरूरत पड़ सकती है कि आपको क्या क्या जांच कराना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, और आपके डॉक्टर आपसे बात करे, आपको देख के आपके जांच या जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में बताएंगे। अब हम जानेंगे कि अगर आपको पार्किंसन डिजीज हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। दोस्तों, पार्किंसन डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे पहले सिम्टम्स आता है ट्रेम्बलिंग, यानी जो उसका हाथ है कांपने लगता है, अगर कुछ उठा रहा है ऐसा भी हाथ कांपेगा,
स्पेशली हाथ में ही देखा जाता है, हैंड में ट्रेमलिंग ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे जो हमारा डोपामाइन का सिक्रेशन कम हो जाता है। तो क्या होता है कि डोपामाइन का काम है कि मसल्स जो जो ब्रेन से मैसेज देता है, जैसे हम कुछ बोलते हैं किसी को, चाहे हम कुछ सुनते हैं कि यहाँ पे हमको चोट लगा है, तो वहां पे जब चोट लगता है तो हमारा ब्रेन मैसेज देता है हमारे हैंड को नर्व के द्वारा कि हाँ यहाँ चोट लगा है, तो वहां टच करते हैं या जो भी हमको करना होता है वहां पे हाथ चला जाता है। लेकिन अगर डोपामाइन का सिक्रेशन कम हो गया तो क्या होगा कि मसल्स जो मैसेज देना चाहिए नर्व को, वो मैसेज नर्व को नहीं देगा, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वहां पे हाथ नहीं जाएगा। या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उस पेशेंट को फेशियल एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, जैसे रो रहा है कि हंस रहा है पता ही नहीं चलता है, एक्सप्रेशन कुछ अलग आने लगता है, सामने वाले को लगता है कि हाँ हंस रहा है कि रो रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। मतलब सामने वाला देख के अंदाजा लगा सकता है कि हाँ इसको कुछ प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि चुपचाप ऐसा पड़ा, उसके रो रहा है, आंसू निकल रहा है, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हंसी आ रहा है, लेकिन जो लाफिंग एक्सप्रेशन है, जो स्माइल एक्सप्रेशन है, वो आएगा नहीं इसके अंदर। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे अगर आपके जो रेस्पिरेटरी वाला वहां के मसल्स पे अगर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, या अगर आपके फूड पाइप है उसमें कुछ दिक्कत आ रहा है तो आपको निगलने में भी दिक्कत आ सकता है। इसमें एक और होता है कि अगर आप कहीं चल रहे हैं तो फियर ऑफ फॉलिंग, यानी चलते समय आपको पैर क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, जब पैर रख रहे हैं तो एक पैर बढ़ा रहे हैं तो आपको पैर कहाँ बढ़ाना चाहिए पता ही नहीं चलता, तो फियर मतलब फॉलिंग, गिरने का भी डर रहता है। तो उस पेशेंट को कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, पेशेंट को कहीं अगर बाहर निकल रहा है तो उसको लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं तब गिर जाएंगे, वो बिना सपोर्ट के चल भी नहीं सकता है, उसको कोई सपोर्ट चाहिए। हालांकि यह बीमारी बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, यह जानलेवा बीमारी नहीं कि ऐसा नहीं है कि अगर हो गया है तो लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ गया है, लेकिन अगर इसको हम सही से लेके चल रहे हैं, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो सिम्टोमेटिक भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो श्योर है कि आपकी जो बीमारी है आपको अच्छा से लाइफ जीने देगा। सेकेंड होता है कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट को नींद भी बहुत कम आती है, नींद में भी दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा सोचने लगता है। अब हम जानेंगे कि पार्किंसन के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों पार्किंसन के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है और इसका होम्योपैथी में अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर आप का फैमिली में कोई है तो उसको जरूरी है कंपनी, यानी उसको आपके जो पेशेंट है उसको चाहिए कि आप उसके साथ समय बिताएं, अधिक से अधिक समय दे, या अगर आपको ही है तो आप कोशिश कीजिए फैमिली से अटैच रहे, जो फ्रेंडशिप सर्किल है फ्रेंडशिप सर्किल में रहें, थोड़ा सा घूमे फिरे, सर्कुलेशन जो आपका क्लोज सर्कुलेशन है, किसी से बातचीत करने की कोशिश करें, जहां भी जैसे कहीं घूमने जाना हुआ, किसी के साथ सपोर्ट में घूमने चले गए, थोड़ा बहुत बाहर निकल के बातें करें, ये सब करने से क्या होगा, आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छा होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो डोपामाइन का जो सिक्रेशन है वो भी धीरे धीरे सिक्रेशन होने लगेगा। सेकेंड होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो कोशिश कीजिए कि डिप्रेशन से दूर रहें। डिप्रेशन जितना लीजिएगा उतना ही दिक्कत होगा, तो डिप्रेशन हो सके तो कोशिश कीजिए डिप्रेशन एंजाइटी जो भी है ना हो। स्लीप अच्छी लीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए, नींद लीजिएगा तो माइंड फ्रेश रहेगा। इसके अलावा अगर आप जैसे घर में बच्चा सबके साथ खेल सकते हैं, जैसे कोई अदर लोग हैं उनके साथ बैठ के गप्पे सप्पे कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगा, इंटरटेनमेंट जो भी करना चाहते उसको कर सकते हैं, जो आपको इच्छा हो, घूमने फिरने या बात करना जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके अलावा आपको मेडिटेशन करना जरूरी है, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, कम से कम अपने लिए सुबह में या शाम को, सुबह शाम दोनों टाइम आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए अच्छे से मन से। इससे क्या होगा, आपके अंदर फ्रेशनेस फीलिंग होगा,
जो एंजाइटी डिप्रेशन है वो दूर होगा। इसके वजह से भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगर आपको पार्किंसन डिजीज हो गया है तो होम्योपैथी कैसे आपको हेल्प करता है। दोस्तों पार्किंसन अगर आपको हो गया तो होम्योपैथिक में सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने के बाद से आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपको क्या बीमारी है, किस तरह का बीमारी, किस स्टेज में है, कहां तक आपका बीमारी चला गया है, क्योर होने वाला है कि नहीं है। लेकिन हाँ कुछ भी होगा बीमारी, आप अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सही से ले रहे हैं तो बीमारी आपका एडवांस स्टेज में नहीं जाएगा, उतना ही पे रुक जाएगा। अगर अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में है तो हो सकता है आपकी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कौन सी जांच करना है। लेकिन कुछ मेडिसिन आती है जो मतलब ज्यादातर जो पार्किंसन का सिम्टम्स है उसमें कवर करता है। लेकिन अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ले रहे हैं तो आपके मेंटल सिम्टम के बारे में जानने की कोशिश करें कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, मेंटली आप क्या सोच रहे हैं, आपकी थॉट क्या है, आपको किस वजह से हुआ। क्योंकि कारण बहुत सारा हो सकता है, मेंटली जो कारण है बहुत सारा हो सकता है। इसमें देखा जाता है कि फिजिकल कारण कम रहता है, मेंटल कारण बहुत जाता है, ट्रॉमा वगैरह कम रहेगा, लेकिन स्ट्रेस है कि क्या है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बस मेडिसिन हम बता रहे हैं नॉलेज के बारे में, नॉलेज के लिए। इसको आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, इसको आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। अगर आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और डिटेल भेज सकते हैं और हम आपको एक सुटेबल टाइम देंगे, उसके अनुसार उस टाइम पे हम आपसे बात करेंगे। बात करने में 45 मिनट 1 घंटा भी लग सकता है। उसके बाद से आपके मेडिसिन के बारे में डिसाइड होगा। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है जेल्सेमियम। जेल्सेमियम 30 कब देंगे अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है सॉरी, अगर कोई बाहर निकल रहा है उसको डर है कि हम चक्कर आ जाएगा, हम गिर जाएंगे, फियर ऑफ फॉलिंग, उसको मतलब डर रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बहुत ज्यादा सुस्त रहता है। पार्किंसन में ऐसा देखा जाता है अक्सर कि उसका जो बॉडी रहता है थोड़ा सा गेटिंग, जो पोस्चर होता है डाउन रहता है, झुक के थोड़ा सा चलता है, क्यों चलता है, उसको कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, डर रहता है कि हाँ कॉन्फिडेंस की वजह से। उस कंडीशन में अगर कॉन्फिडेंस की कमी है और उसको फियर है, डर है कि हम गिर जाएंगे और बहुत ज्यादा डल है, सुस्त है, उस कंडीशन में अगर आप जेल्सेमियम 30 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जेल्सेमियम मदर टिंचर भी चलता है, लेकिन इसको आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। दोस्तों हमारी सेकेंड मेडिसिन आती है कोलंबा मेटालिकम 30। कोलंबा मेटालिकम कब देंगे, उसको देखेंगे कि अगर वो मसल जो है, मसल का टोन है काफी वीक होगा, जैसे हाथ फैला रहा है, जैसे पैर फैला रहा है, हाथ फैला, तो पैर हाथ को मतलब फिर फ्लेक्स नहीं कर पा रहे, यानी एक्सटेंशन तो हो जा रहा है, एक्सटेंशन फ्लेक्शन में दिक्कत होने लगता है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। या उसको अगर जीआईटी में कोई दिक्कत है या सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप कोलंबा मेटालिकम 30 दे सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलिफॉस 6। कैलिफॉस कब देंगे अगर उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, उसको नींद में भी डिस्टर्ब हो रहा है, उसके वजह से पीठ में भी दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में कैलिफॉस 6 से 4 गोली 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है आपकी एगारिकस। एगारिकस 30 4 बूंद 3 बार कब देंगे। एगारिकस में क्या होता है कि जो उसका मसल टोन होता है काफी वीक हो जाता है, उस कंडीशन में एगारिकस 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन आते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में ले रहे हैं तो श्योर हो कि आपके जो पार्किंसन की बीमारी है धीरे धीरे करके बढ़ने नहीं देगा और आपकी जो लाइफ अच्छी लाइफ हो जाएगी, और अगर इनिशियल स्टेज में तो ठीक भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा पार्किंसन डिजीज और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।